बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी जो नए लेक्चर का जो स्टार्ट करेंगे तो इसमें बहुत ही एक अहम जो टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अहम इसलिए कि इससे पहले आप मैट्रिसेस के हवाले से हम काफ़ी जो है वो लेक्चर जो है इस पे वीडियो बना चुके हैं। तो उसमें हम मुख्तलिफ जो कंसेप्ट जो है वो मैट्रिसेस के हवाले से पढ़े हैं। तो लास्ट पे जो हमारा लास्ट जो डिस्कशन थी वो थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इनको हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से इनको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली देर आर टू मेथड्स टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वन इज़ मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड एंड द सेकंड इज़ क्रैमर रूल। तो बेसिकली इन दो मेथड से हम जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जो है वो सीख चुके हैं। तो आज हमने कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना, बल्कि इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम जो है उनको जो है वो सॉल्व करना है। अच्छा, अब स्टार्ट में जब ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो मैट्रिसेस हैं ये हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा जगहों पे जो है वो यूज़ होते हैं। तो ज्योमेट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है उसको मतलब सॉल्व आउट करने के लिए जो है उसको मैट्रिसेस का हवाला लेना पड़ता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग की बहुत सारी साइड्स हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो इवन के मैट्रिसेस जो है वो बहुत सारी दूसरी फील्ड में इसको यूज़ करके जो है मुख्तलिफ सोल्यूशन जो है उसको फाइंड किया जाता है इससे। तो आज हम इसकी एक रियल प्रैक्टिस जो है वो देखेंगे कि ज्योमेट्री में किस तरह मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ जो मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज 1.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक जो क्वेश्चन है ये सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल is 4 times its weight. Perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. अब इस क्वेश्चन में कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ हुई है। एक तो रेक्टेंगल का जिक्र है इसमें, और दूसरा पेरीमीटर का जिक्र है, और तीसरा डायमेंशन का जो है वो जिक्र है। तो पहले हम देखते हैं कि अब असल में ये जो टॉपिक हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें तो बेसिक वही रूल जो मैट्रिसेस के हमने पढ़े हैं वो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये कुछ ज्योमेट्री के कंसेप्ट जो है वो आगे हैं। जब तक ये आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन जो है वो इजीली नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप इन कंसेप्ट को भी अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए। तो इसके बारे में बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से जो है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो उसमें इसको एक्सप्लेन जो है वो इंशाल्लाह मैंने किया हुआ है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ। तो पहले तो रेक्टेंगल क्या है। तो बेसिकली रेक्टेंगल जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल जो है वो ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, इस तरीके से। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसकी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेक्टेंगल है वो क्या होती है। तो ये मैथ की बुक ही मैंने ली है एग्जांपल के तौर पर। तो इस शेप को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। ये इसमें इसकी लेंथ कहलाएगी, जो लंबाई में ज़्यादा है वो लेंथ है, और जो लंबाई में कम होती है उसको हम विड्थ का नाम देते हैं। तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ये इस साइड के अपोजिट ये साइड है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं। इसी तरह ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी। तो लेकिन स्क्वायर जो है उसमें चारों साइड जो है वो बराबर होती हैं। और दूसरी इसमें ख़ास बात ये कि इसमें तमाम एंगल जो है इस साइड के दरमियान और इस साइड के दरमियान जो एंगल वो 90 का, तो ये सारे एंगल जो है वो 90 के हैं इसमें। तो इसको हम रेक्टेंगल का नाम देंगे। अब दूसरी बात आ गई इसमें डायमेंशंस। तो डायमेंशंस मीन जो है वो इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर क्या होता है। अब पेरीमीटर जो है ये अक्सर वर्ड्स प्रॉब्लम में जो है यूज़ होता है, लेकिन स्टूडेंट को इसकी कन्फ्यूजन होती है। वो एरिया और पेरीमीटर में जो है वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और अक्सर उलझन का वो शिकार रहते हैं। तो किसी दिन इस पर जो इसका कंपैरिजन है वो भी बताऊंगा आपको। तो आज हम सिर्फ पेरीमीटर को डिस्कस करते हैं। तो पेरीमीटर जो है एक्चुअली सम ऑफ ऑल दी साइड्स जो है उसको हम पेरीमीटर का नाम देते हैं। यानी जो भी शेप आपको दी गई उसकी तमाम जो साइड्स हैं उनका सम जो है वो पेरीमीटर कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसका पेरीमीटर निकालना है ये रेक्टेंगल शेप का, तो एक कन्वेंशनल वे में हम क्या कर सकते हैं कि इसकी चारों साइड, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड
प्लस ये साइड। तो इन सारी साइड को मेजर करके इनको सम कर लें, प्लस कर लें, तो जो आंसर आएगा वो पेरीमीटर होगा। तो ये तो एक आम देसी से तरीके से मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप पेरीमीटर मालूम करने के लिए जो है वो एक फार्मूला भी ड्राइव किया हुआ है, तो उसको देखते हैं। पेरीमीटर जो है वो इक्वल होता है लेंथ 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस विड्थ। तो ये है एक्चुअल फार्मूला। अब इस फार्मूले की जो लॉजिक है वो भी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं कि ये लेंथ और विड्थ, हालांकि इसकी 2 लेंथ हैं और 2 विड्थ हैं, तो लेंथ प्लस लेंथ, विड्थ प्लस विड्थ, तो असल में ये इसका पेरीमीटर निकलेगा। लेकिन अगर हम एक लेंथ ले लें और एक विड्थ ले लें और इनको प्लस करके इसका डबल कर लें, तो ये चीज़ भी उसमें शामिल हो जाएगी। तो चूँकि दोनों लेंथ बराबर हैं, 2 विड्थ बराबर हैं, तो एक लेंथ एक विड्थ लेके उसका डबल कर दें, तो इसका मतलब यही होगा कि जो दूसरी लेंथ और विड्थ जो है उसका सम भी बीच में आ गया। तो ये फार्मूला इसी तरह बना हो कि लेंथ और विड्थ, एक लेंथ लेनी, एक विड्थ, इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका डबल हो गया, और डबल से मुराद इसकी चारों साइडें इसमें आ गई। तो ये फार्मूले की मैंने लॉजिक भी आपको समझा दी है। तो अब ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं असल क्वेश्चन की तरफ। तो जो स्टेटमेंट है इसमें आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए होंगे, तो अमूमन जो स्टेटमेंट दी होती है उसमें 2 कंडीशंस आपको बताई गई होंगी, और दोनों कंडीशन की बिना पे आपने एक एक लीनियर इक्वेशन जो है वो बनानी है। बस ये हमारा एक सिंपल इसका थीम है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेंथ और विड्थ जो इसमें हमने फाइंड करनी है ना, डायमेंशन फाइंड करनी है, तो वो हम सपोज कर लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। तो एक को हमने x ले लिया, एक को y ले लिया। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक तो ये है, ये फर्स्ट कंडीशन इसकी, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी जो लेंथ है वो विड्थ का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। इसका मतलब जितनी विड्थ होगी लेंथ उससे 4 गुना ज़्यादा होगी। अगर विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स उसका 8 आता है, तो लेंथ जो है वो 8 हो जाएगी। और अगर विड्थ जो है वो फ़र्ज़ करो 3 सेंटीमीटर है, तो इसका 4 गुना क्या होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4 टाइम्स इसका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी 4 टाइम्स से मुराद है ये कि जितनी आपने एक चीज़ सपोज की है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स निकल आएगा। अगर 5th टाइम हो तो 5 टाइम्स हो तो फिर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ट्वाइस है तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब पहली कंडीशन के मुताबिक उसने बताया हुआ कि जो लेंथ है वो विड्थ का 4 गुना है, तो विड्थ को हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो लेंथ के इक्वल आएगा। यानी लेंथ जो है वो विड्थ का 4 टाइम्स है, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 टाइम्स हो तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स हो तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम या ट्वाइस लिखा हो तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दी है इस तरह के क्वेश्चन को, तो जो भी सूरत हाल उसके मुताबिक आप बना लें। अब 4y जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई पहली कंडीशन से। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारी ये पेरीमीटर की दी हुई है कि पेरीमीटर जो है वो इसका कितना है, 150 सेंटीमीटर। अब वो फार्मूला जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो पेरीमीटर 150 दिया हुआ इस क्वेश्चन में, और 2 में से और लेंथ और विड्थ की हमने वैल्यू पुट कर दी x और y। अच्छा, अब यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, तो उससे ज़्यादा शार्ट ये कि अगर 2 को इधर डिवाइड कर दे, तो चूँकि ये डिवाइड पूरा हो जाता है, तो इसलिए 2 को इधर डिवाइड कर दें ताकि सिंपल एक आपके पास नंबर हासिल हो जाए। अदरवाइज़ 2 को इससे मल्टीप्लाई करके भी आप इक्वेशन बना लें तो इससे काम जो है वो हमारा चल जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। कंडीशन 1 से पहली इक्वेशन और कंडीशन 2 से दूसरी जो है वो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमारे पास जो सूरत हाल वो ये है कि नो वी हैव दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम मौजूद है, यानी सिस्टम में एक से ज़्यादा इक्वेशंस। तो ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो अब हमारा ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद कराएगा कि जो इससे पिछला लेक्चर हमने लिया था कि इमर्शन मेथड या क्रैमर रूल से इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड जो है वो हम पढ़ चुके हैं।
अच्छा, यहाँ पे चूँकि ये वर्ड्स प्रॉब्लम है तो क्रैमर रूल और इन्वर्शन मेथड जो बड़ी डिटेल से मैं पिछली 2 वीडियोज़ में उसके बारे में जो है वो डिस्कशन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं उस डिटेल में दोबारा से नहीं जाऊँगा कि मैं अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दूँ। अगर आपको इन्वर्शन मेथड या क्रैमर रूल में कोई डाउट है या कोई अंडरस्टैंडिंग आपकी उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो काइंडली आप मेरी वो पिछली वीडियो देख लें, उसमें दोनों मेथड को मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब मैं इसका जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अब आपने क्या करना है। नो वी कैन सॉल्व दिस सिस्टम बाय 2 मेथड्स, यानी अब हम इस कंडीशन में आ चुके हैं कि हम 2 मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं और क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से अगर करना है तो दोनों में से जो मर्ज़ी कर लें। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि किस मेथड से करना है तो फिर आपने उसी को फॉलो करना है। बहरहाल क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व करें तो एक्स की ये 2 वैल्यूज़ जो है वो निकलेंगी, यानी मेथड जो मर्ज़ी हो वैल्यूज़ हमेशा एक जैसी निकलती हैं। हैंस अब अच्छा, अगर तो जस्ट आपने वो पहला क्वेश्चन जैसे किया सोल्यूशन सेट फाइंड करना हो या सॉल्व करना हो तो फिर तो हम इतना करके ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन जो वर्ड्स प्रॉब्लम है तो इसमें ये जो इसे सपोज किया था ना तो उसको आपने वहाँ पे एंड में लिख के उसका आंसर देना है। तो लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी निकली 60 सेंटीमीटर। इसी तरह विड्थ हमने क्या सपोज की हुई है वाई, तो ये लिख के सेंटेंस तो आगे वाई की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक्स और वाई की वैल्यू, यानी आपने इस फॉर्म में आंसर देना है, ऐसे नहीं देना कभी। तो जो चीज़ ऊपर लेट की हुई है उस फॉर्म में आपने आंसर जो है वो हमेशा देना है। अच्छा, यहाँ पे अब बात आई है कि ये जो यूनिट है इसका यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेजरमेंट है, लेंथ है, विड्थ है, तो इसका यूनिट भी लिखना है। अब कैसे पता चलेगा इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि क्वेश्चन में जो आपको यूनिट्स यूज़ किया हुआ है यहाँ पे उसी के मुताबिक लेंथ और विड्थ जो है वो होगी। क्योंकि इसमें पेरीमीटर जो है वो 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसलिए इसका जो लेंथ है या विड्थ है वो भी सेंटीमीटर में ही होगी, तो इसलिए इसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर जो है वो होगा। तो अब देखा कि हमने एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम जिसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ला के हमने जो है वो उसको सोल्यूशन सेट फाइंड किया है और उसका जो डायमेंशन है या रेक्टेंगल की जो लेंथ या वेट जो है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। अब देखें कि मैट्रिसेस जो है इसको यूज़ करते हुए किस तरह रियल लाइफ में हम मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो स्टार्ट में मैंने बताया था कि मैट्रिसेस जो है बेसिकली ये बहुत सारे हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम है मुख्तलिफ फील्ड में, तो उसको सॉल्व करने में हमारी किस कदर जो है वो हेल्प करता है। तो उसका आइडिया जो है वो आपको इस क्वेश्चन से हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है उस तरफ चलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है 2 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा जो है वो जो पिछला इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने 2 किया है तो सेम उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। सिर्फ एक कंडीशन जो है वो थोड़ी सी इसमें डिफरेंट दी हुई है, तो उसको लेके चलते हैं हम। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो बताई गई है कि 2 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो डायमेंशन है इसको हम पहले सपोज कर लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो वाई सेंटीमीटर। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में इसको सपोज किया था, तो यहाँ पे हम इसको सपोज कर लेंगे, इसकी डायमेंशन जो है या लेंथ या विड्थ जो है वो इसको सपोज कर लेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है कि इसमें जो साइड्स 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5, यानी दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर, यानी अगर एक साइड में से दूसरी साइड माइनस करें तो 3.5 जो है वो आंसर आता है। ये है इसका मीनिंग, यानी लेंथ में से विड्थ अगर माइनस करें तो इसका आंसर जो है वो 3.5 आएगा, जो इसका डिफरेंस है उसके इक्वल आएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक एक इक्वेशन हमारी बन गई। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन सेम उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि उसका जो पेरीमीटर है वहाँ पे 150 सेंटीमीटर दिया था और यहाँ पे 67 सेंटीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो पेरीमीटर क्या होता है? तमाम साइड्स का सम। तो उसकी बजाय हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, लेंथ और विड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका टोटल जो है वो पेरीमीटर निकल आता है। तो अब पेरीमीटर 67 दिया हुआ है और जो इसकी लेंथ x है
और विड्थ जो है वो y है, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने 2 को इधर आगे डिवाइड कर दिया था। अब अगर हम इसको 2 को इधर आगे डिवाइड करते हैं तो आपके पास पॉइंट्स में जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट में अगर बचना चाहते हैं तो फिर आप 2 को मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करने के बजाय अंदर मल्टीप्लाई जो है वो कर दें। तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को y से मल्टीप्लाई किया। अब ये साइड इधर लिख दी और ये इधर लिख दी, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब देखेंगे हमने 2 कंडीशन से बारी बारी एक इक्वेशन हासिल कर ली है, एक इससे और एक दूसरी कंडीशन से। तो अब क्या है, नाउ वी हैव द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ये एक सिस्टम मौजूद है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी जस्ट हमें वैसे तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो x और y की वैल्यू निकल आएंगी। तो जो हमारे अननोन चीज़ें थी उसको हम जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के अब 2 मेथड जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और दूसरा क्रैमर रूल। चूँकि इस क्वेश्चन को दोनों तरीक़ों से सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो फिर आप दोनों को के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर पेपर में कोई एक मेथड आता है तो फिर आप सिर्फ उसी से करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा। मेरा जो मेन आज का जो फोकस है इस एक्सरसाइज के, जो बाकी ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, तो असल में इक्वेशन बनाना जो है, क्योंकि इक्वेशन बनाने के बाद अगला प्रोसीजर तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि क्रैमर रूल से कैसे किया जाता है और इन्वर्शन मेथड से कैसे किया जाता है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा सिंप्लीफाई या सॉल्व करने के बजाय शॉर्टकट में मैंने इसको हल कर लिया है। तो अब मेरे पास इसकी जो x की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन को जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, तो हमारे पास x की ये 2 वैल्यूज़ जो है वो निकलेंगी। तो यही हमारा मकसद है कि x और y की वैल्यू कैसे निकालनी है। और लास्ट पे क्योंकि जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसका आंसर जो आपने लेट किया था उसी फॉर्म में आपने देना होता है। तो इसमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x इज़ इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर और इसी तरह विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब इसका जो यूनिट है वो कहाँ से लेना है? यूनिट हमें यहाँ से आइडिया हो रहा है कि एक तो उसका डिफरेंस सेंटीमीटर में दिया हुआ और दूसरा उसका पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ। तो इट मीन जो इसका लेंथ और विड्थ है वो सेंटीमीटर में मेजर जो है वो की गई है, तो इसलिए इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर होगा। तो अब इसका जो मेन थीम है वो मैंने आपको समझा दिया कि इक्वेशन कैसे बनानी है। तो असल फोकस था कि इक्वेशन कैसे बतानी है। उसके बाद अगर आपको मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड जो है और क्रैमर रूल जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप बड़े इजीली इसको जो है वो सॉल्व करके ये वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इन मेथड में कोई कन्फ्यूजन है तो इससे पिछला लेक्चर जो है वो मैंने डिटेल से 2 लेक्चर, एक इन्वर्शन मेथड पे एक वीडियो अपलोड की हुई है और एक इन्वर्शन मेथड पे की हुई है। तो आप उन दोनों वीडियोज़ को देख के ये अपना जो मेथड है इसको अंडरस्टैंड करें और फिर यहाँ पे अप्लाई करें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है वो आप पिछली वीडियो से देख के जो है वो इसको क्लियर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, अभी हमने 2 क्वेश्चन जो है वो वर्ड्स प्रॉब्लम के हवाले से जो है उनको सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 16 डिग्री लेस दैन द sum of the 2 equal angles. Find the 3 angles of the triangle. अब यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है को आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसके बाद फाइंड दी 3 एंगल्स ऑफ दी। अब 3 एंगल के हवाले से भी एक रिज़ल्ट मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है तो ट्राइंगल की जो है वो काफ़ी सारी टाइप्स हैं। 3 टाइप्स इसकी एंगल्स के लिहाज से हैं और 3 टाइप्स जो है वो इसकी साइड्स के लिहाज से हैं। तो इसके बारे में डिटेल से जो है वो इंशाल्लाह आपको एक लेक्चर जो है वो दूंगा मैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ हम इसी को डिस्कस करते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। तो बेसिकली ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड जो है वो इक्वल हो। ए ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज़ कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड जो है वो इक्वल हों। अब फर्ज को ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये 2 साइड जो है वो इक्वल हैं। तो ऐसी ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस एंगल की ये एक खासियत है कि इसके अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, यानी इसके अपोजिट एंगल ये और इस साइड के अपोजिट एंगल ये। तो जो 2 साइड इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल एंगल होंगे।
इसका मतलब ये है कि अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमें आई है अभी तक, कि एक तो इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, कॉन्ग्रेंट होती है, और नंबर 2 इसमें दो एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, और तीसरा एंगल जो है वो डिफरेंट होता है, यानी दो एंगल जो है वो सेम होते हैं और तीसरा एंगल जो है वो डिफरेंट होता है। तो एक ट्राइंगल में टोटल 3 एंगल जो है वो होते हैं। तो अब इसमें जो जिक्र किया उसने, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 16 लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, यानी यहाँ पे 3 एंगल का जिक्र है जिसमें जो थर्ड एंगल है वो डिफरेंट है और बाकी 2 एंगल जो है वो इक्वल हैं, यानी इसमें 2 एंगल जो है वो इक्वल हैं। अब वो एंगल हम सपोज कर लेते हैं, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब वो एंगल को मेजर करना हमने, तो हम लेट कर लेते हैं लेट ईच इक्वल एंगल, यानी जो 2 इक्वल एंगल है वो किसके इक्वल होंगे, x डिग्री के इक्वल होंगे। और इसी तरह जो थर्ड एंगल है वो उससे डिफरेंट है, उसको हम y ले लेते हैं। इसका मतलब जो 2 एंगल इक्वल है उसको हमने x का नाम दे दिया है, तो वो दोनों का नाम x होगा, उसकी मेजरमेंट जो है वो x के डिग्री के इक्वल होगी। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में ये बताया गया कि जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल से मुराद क्या है, y। अब y एंगल किसके इक्वल होगा, बाकी जो इक्वल एंगल है उसके सम के से 16 लेस है, यानी जो तीसरा एंगल है वो बाकी दोनों जो इक्वल एंगल है उनके सम से भी 16 कम है। इसका मतलब उनका सम लेके उसमें से 16 माइनस करेंगे तो वो थर्ड एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो ये 2 इक्वल एंगल इनका सम लिया और इसमें से 16 माइनस किया, तो फिर वो तीसरे एंगल के बराबर आएगा, जो उसने कहा ना कि तीसरा एंगल जो है वो किसके इक्वल है, इन दोनों के सम से भी 16 कम है। तो सम लेके उसमें से 16 माइनस कर देना, तो ये किसके इक्वल आएगा, तीसरा जो एंगल है y उसके इक्वल आ जाएगा। अब x प्लस एक्स 2x हो जाएगा -16, और अगले स्टेप में y को इधर ले आए और 16 को उधर ले आए, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन जो है वो हासिल होगी। अब देखें कि हमने जो ज्योमेट्री जो है उसको, उसके जो स्टेटमेंट है उसको हमने एक लीनियर इक्वेशन में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। अब दूसरी कंडीशन जो है वो वाज़े तौर पर यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, क्वेश्चन में वो कंडीशन जो है वो सेपरेटली जो है वो उसको बयान नहीं किया गया है, लेकिन एक अंडरस्टूड बात है, एक ज्योमेट्री और ट्राइंगल का एक रूल है, वो मैं अभी आपको वर्बली बता देता हूँ। यहाँ पे वो अंडरस्टूड है लेकिन यहाँ पे उसका जिक्र नहीं किया गया। वो रूल क्या है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 180 डिग्री। ये रूल जो है ज्योमेट्री का मैं बताता हूँ, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये ज्योमेट्री का एक रूल है और एक थ्योरम भी आप आगे पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 होता है, यानी कोई भी ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल को अगर हम प्लस करें तो हमेशा 180 आएगा, चाहे ट्राइंगल किसी भी टाइप की हो। ये कभी भी नहीं हो सकता कि ट्राइंगल हो और उसका सम 180 ना हो। तो ये एक रिज़ल्ट है जो यहाँ पे हमने इनडायरेक्टली यूज़ करना है। अब जो सेकंड कंडीशन, चूँकि इसमें 3 एंगल का जिक्र किया गया है, तो 3 एंगल का सम जो है वो 180 होता है, तो वो रूल इसमें मेंशन तो नहीं है, लेकिन जो बात की गई है उससे मैं एक आइडिया हो रहा है कि 3 एंगल की बात की गई है, तो उससे ये रिज़ल्ट जो हम ले सकते हैं, यानी तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है। अब एक एंगल x है, दूसरा भी x है और तीसरा y है, तो x प्लस y, यानी पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, इनका सम क्या होगा, 180 होगा इस रूल के मुताबिक। अब x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 180। अब ये इक्वेशन 2 हमारे पास जो है वो आ चुकी है। 1 पहली कंडीशन से पहली एक इक्वेशन आ गई और दूसरी कंडीशन से दूसरी जो है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हासिल हो चुकी है। अब हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, नो वी हैव दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो इक्वेशन हासिल हो जाती हैं उसको हम क्या कहेंगे, एक सिस्टम का नाम देंगे, चूँकि वो एक से ज़्यादा इक्वेशन है। अब हमने बेसिकली इसको सॉल्व करना है, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आपके पास 2 मेथड हैं, इन्वर्शन मेथड और क्रैमर रूल। तो क्वेश्चन की जो भी डिमांड हो, जो मेथड आपको कहा गया हो, तो उस मेथड से 2 मेथड हैं, उनमें से कोई एक आप लेके इसको प्रोसीड करेंगे और आप आंसर जो है वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, चूँकि इन्वर्शन मेथड और क्रैमर रूल जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब मैंने शॉर्टकट वे में, चूँकि वीडियो काफ़ी वो लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने
उस पर फोकस नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको ये कंडीशन जो है उसको अंडरस्टैंड डेवलप करने के लिए ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू निकलेगी 49 और y की वैल्यू निकलेगी 82। अब हमने इन क्वेश्चन का जो आपने ऊपर लेट किया इसका आंसर देना है। ईच इक्वल एंगल x, अब फर्स्ट एंगल क्या होगा, वो फर्स्ट एंगल भी x है और सेकंड एंगल भी x है, चूँकि वो दोनों इक्वल हैं। तो फर्स्ट एंगल x है तो उसकी वैल्यू 49 डिग्री, और सेकंड एंगल वो भी उसकी मेजरमेंट भी इक्वल है उसके x के पहले एंगल के, तो वो भी 49 होगा। और जो थर्ड एंगल होगा y जिसे हम कहा हुआ है, तो थर्ड एंगल जो है वो 82 डिग्री होगा। तो अब देखेंगे किस तरह हमने मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए ज्योमेट्री का एक प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉल्व कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन के लिए भी मैं थोड़ा हिंट दे दूँ। पिछले जो क्वेश्चन करवाए हैं तो उसमें भी आप इन रिज़ल्ट को खुद से जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू ठीक आई है या नहीं। अब इस क्वेश्चन में मैं चलें आपको बता देता हूँ कि आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि क्या ये आपका आंसर ठीक है। तो दो कंडीशन के मुताबिक इसको चेक की, जो क्वेश्चन में कंडीशन बताई होती है उन्हीं को लेके हम इनको चेक कर सकते हैं। किसी एक से भी चेक कर लें तो काफ़ी होता है, और दोनों से करना चाहिए दोनों से कर लें। अच्छा, यहाँ पे पहली कंडीशन ये थी कि जो तीसरा एंगल है वो बाकी दोनों इक्वल एंगल के सम से 16 कम है। इसका मतलब ये है कि जो इक्वल एंगल है इनको अगर प्लस करें तो 98 डिग्री आता है, और ये जो तीसरा एंगल है वो 82 डिग्री। अब इनका डिफरेंस देख लें कितना आता है, तो 98 इसमें से 82 अगर माइनस करें तो ये 16 डिग्री आता है। इसका मतलब ये है कि जो उसने पहली कंडीशन बताई थी कि तीसरा एंगल बाकी दोनों के सम से 16 कम है, तो इसका मतलब बाकी दोनों के एंगल का प्लस किया हमने, उसमें से जो तीसरा एंगल है वो माइनस किया तो 16 आ गया। इसका मतलब तीसरा एंगल जो है वो 16 उससे कम है। तो आप देखें कि पहली कंडीशन से हमने अपने आंसर को वेरीफाई कर लिया। अगर आप दूसरी कंडीशन को चेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है। तो अगर आप इन तीनों को प्लस करें तो ये 180 डिग्री आएगा, तीनों एंगल को अगर सम लें। तो इसका मतलब यहाँ से भी प्रूव हो गया कि ये तीनों एंगल आपके ठीक निकले हैं। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को अपनी तसल्ली के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है करने की, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल। अब बेसिकली ये ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। तो इसमें एक राइट ट्रायंगल का जिक्र है और उसके दो की एक्यूट एंगल का जो है वो जिक्र है। तो उनकी मेजरमेंट दी हुई है कंडीशनल, एक की मेजरमेंट दूसरे के लिहाज से, तो वो एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी ज्योमेट्री की यूज़ हुई है, जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगी तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा आपको सॉल्व करना। तो पहले हम देखते हैं कि जो इसमें ज्योमेट्री की टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है उसके क्या मीनिंग्स हैं। तो एक तो इसमें एक्यूट एंगल का जिक्र है और फिर राइट ट्रायंगल का जिक्र है। तो ये दो बातें डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो यूज़ हो रही हैं, और एक बात जो है वो इनडायरेक्टली है, वो उसका जिक्र मैं करूँगा अभी। तो पहले हम इनको देख लेते हैं कि एक्यूट एंगल और राइट ट्रायंगल क्या होती है। तो एंगल की कुछ टाइप्स होती हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसके बारे में एक वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। तो इसकी टाइप्स के लिहाज से, एंगल की टाइप के लिहाज से बेसिकली तीन इसकी टाइप्स है: एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज़ एंगल और राइट एंगल। तो एक्यूट एंगल जो है, एन एंगल हैविंग मैग्नीट्यूड लेस दैन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी ऐसा जाविया या ऐसा एंगल जिसकी जो मकदार है, जो मेजरमेंट है, जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो 90 डिग्री से लेस होगी अगर, तो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। यानी 90 डिग्री से जो एंगल भी लेस होगा वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। और जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम राइट एंगल का नाम देते हैं, और जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा उसको हम ऑब्ट्यूज़ एंगल कहते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको शॉर्ट मेथड में जो है वो बता दी बात। इंशाल्लाह डिटेल से जो है वो इसकी एक वीडियो में अपलोड करूँगा। तो अब है एक्यूट एंगल की बात तो होगी कि ऐसा एंगल जिसकी जो मेजरमेंट है वो 90 से लेस हो, तो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। अब राइट एंगल, राइट ट्रायंगल से क्या मुराद है? ट्रायंगल की भी बेसिकली जो है वो काफ़ी सारी टाइप्स हैं। एंगल्स के लिहाज से भी 3 टाइप्स हैं और उसकी साइड के लिहाज से भी 3 टाइप्स हैं। तो इसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो बेसिक कंसेप्ट के लिहाज से मैं आपको एक लेक्चर दूंगा। तो अब
राइट ट्राइंगल क्या होती है, इसको राइट एंगल्ड ट्राइंगल भी कहते हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी राइट एंगल हो, राइट एंगल उसमें मौजूद हो, तो उस एंगल को तो हम राइट एंगल कहेंगे, लेकिन उस ट्राइंगल को क्या कहेंगे, राइट ट्राइंगल। यानी ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो, तो ऐसी ट्राइंगल को हम राइट ट्राइंगल कहेंगे या राइट एंगल्ड ट्राइंगल का नाम देंगे। तो अब मेरा ख्याल ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए कि 90 डिग्री से लेस देन जो एंगल होगा उसको एक्यूट एंगल कहेंगे, और राइट ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसको राइट ट्राइंगल का नाम देंगे। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें आपको मैट्रिसेस के हवाले से जो प्रीवियस नॉलेज का इल्म होना ज़रूरी है वो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लूँ, और फिर ज्योमेट्री की जो चीज़ें इसमें यूज़ होनी है उसका भी आपको बता देता हूँ। तो जब तक ये पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन समझना जो है वो मुश्किल होगा। तो प्रीवियस नॉलेज में एक तो आपको मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड जो है उसकी डिटेल प्रोसीजर पता होना चाहिए क्या होता है। तो इसमें हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं, और एडजॉइंट जो है वो फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इन्वर्शन मेथड से करना है, तो बेसिकली डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना आना चाहिए, एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस जो है ये फाइंड करना आना चाहिए। तो फिर आप इन्वर्शन मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह क्रैमर रूल से जब इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो फिर आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, AX मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना आना चाहिए, फिर AY इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, फिर X और Y के लिए ये फार्मूलेज हैं, तो इनका आइडिया आपको होना ज़रूरी है। तो ये सारी टॉपिक्स जिनका मैंने जिक्र किया ये हम इस चैप्टर में ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिन स्टूडेंट ने ये मेरे लेक्चर नहीं सुने तो काइंडली इस क्वेश्चन करने से पहले ये चीज़ें जो है थोड़ा सा इसको देख लें, वीडियो जो है वो मौजूद हैं। तो अगर वो पॉइंट आपके क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपके लिए या ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है जो इसमें प्रीवियस नॉलेज के तौर पर यूज़ होने हैं, तो फिर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आ सकती है। तो पहले आप उनको क्लियर कर लें अगर आपने वो पहला लेक्चर जो है वो नहीं सुने हुए। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें जो दो चीज़ें एक्यूट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पता होना चाहिए, वो मैं ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुका हूँ। यानी राइट ट्रायंगल क्या होती है उसका आपको पता हो, एक्यूट एंगल है उसका पता होना चाहिए, और उसके बाद एक ये रूल है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। बेसिकली ये रूल यहाँ इस क्वेश्चन में तो यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन इसका आइडिया होगा। और क्वेश्चन ये जो पॉइंट 7 है तो फिर इसका भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो समझ आ जाएगी बात की कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ऑलवेज़ 180 डिग्री। यानी कोई ऐसी ट्रायंगल नहीं है दुनिया में जिसका सम जो है वो 180 डिग्री ना हो, उसके एंगल का सम जो है। इसलिए ये बात हमेशा हर ट्रायंगल के लिए ट्रू है कि तीनों एंगल का सम हमेशा जो है वो 180 डिग्री होता है। अच्छा, जो राइट ट्रायंगल होती है इसके बारे में वैसे तो इसके अगर तीनों एंगल का सम जो है वो निकाला जाए तो 180 ही होगा, लेकिन चूँकि इसमें अंडरस्टूड है कि एक एंगल 90 का है तो टोटल 3 एंगल जो है वो होते हैं किसी भी ट्रायंगल में। तो ये मैं एक सपोज कर लेता हूँ, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है और ये एंगल इसमें 90 का है। अब ये एंगल 90 का है तो इसका मतलब टोटल सम इनका 180 होगा। तो फिर ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? अगर एक एंगल 90 का है तो अंडरस्टूड है कि ये दोनों मिलके 90 होंगे, तो 90 + 90 180 हो जाएगा। तो अब जो कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है, इसका मतलब एक एंगल तो इसमें कन्फर्म है, अंडरस्टूड है कि 90 डिग्री होगा। ये एंगल सपोज हम कर लेते हैं कि ये 90 होगा, तो फिर इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? वो लाजमी तौर पर 90 होगा। इसका मतलब कि इस रिज़ल्ट से एक रिज़ल्ट और निकाल लेते हैं हम, सम ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये दोनों एंगल 90 से कम होते हैं तो इनको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल का सम जो है वो हमेशा 90 डिग्री होगा राइट ट्रायंगल में, आम किसी और ट्रायंगल की बात नहीं मैं कर रहा। तो राइट ट्रायंगल में चूँकि एक एंगल 90 का और बाकी दोनों एंगल का सम हमेशा 90 होगा, और एक्यूट एंगल ये होते हैं तो इनका सम जो है वो 90 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको ये एंगल इसको x का नाम दे लें, इसको y का नाम दे लें, तो फिर इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा, 90 डिग्री होगा। चूँकि ये 90 और इन दोनों का सम 90, तो टोटल सम जो है वो 180 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी थोड़ा सा इसमें यूज़ हो रहा है, और उसके बाद ये कंसेप्ट जो है वो भी इसमें यूज़ हो रहा है। तो ये प्रीवियस नॉलेज के लिहाज से आपको बातें मैंने बता दी।
तो ये सारी बातें लेके हम इस क्वेश्चन को जो है वो अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो एक्यूट एंगल का जिक्र है और दोनों का एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, एक कंडीशन दी है उनके दरमियान में। तो उस कंडीशन के मुताबिक पहले तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि दोनों एंगल का हम नाम रख लेते हैं ताकि हमें इधर रेफरेंस देने में इजी हो हमारे लिए। लेट द फर्स्ट एक्यूट एंगल इज़ इक्वल टू x डिग्री, यानी दो एक्यूट एंगल का जिक्र किया है इसमें। तो एक को हम x डिग्री कह लेते हैं, फ़र्ज़ को ये एंगल जो है वो x है और ये एंगल जो है वो y है। तो दूसरा एंगल क्या होगा, वो y होगा। तो दोनों एक्यूट एंगल का जो हमने नाम जो है वो सपोज़ कर लिया, एक को x कर दिया, दूसरे को y कह दिया। अब हम इसकी चलते हैं, जो कंडीशन इसमें बयान की गई हैं अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, वन एक्यूट एंगल, यानी एक एक्यूट एंगल, फ़र्ज़ करो हम y की बात कर लें, इज़ 12 मोर के 12 ज़्यादा है, कि एक एंगल जो है वो 12 दूसरे से 12 ज़्यादा है, दैन ट्वाइस ऑफ द अदर, उसके डबल से। यानी इसका मतलब कि एक एंगल जो है वो दूसरे के डबल से भी 12 ज़्यादा है। तो फिर यानी एक एंगल y हमने ले लिया, तो पहला एंगल कौन सा, x, उसका डबल किया, यानी ट्वाइस ऑफ द अदर एंगल। तो अदर एंगल हम एक को y ले रहे हैं और x ले रहे हैं। तो x और y का रिलेशन क्या ले रहे हैं कि y एंगल किसके बोला, इसके डबल के से भी 12 ज़्यादा है, यानी y एंगल किसके इक्वल होगा, इसका क्या रिलेशन है कि 2x + 12, यानी उसके डबल से भी जो है वो 12 ज़्यादा है। तो एक एंगल को आपने डबल करना है और उसमें 12 ऐड कर देना और वो किसके इक्वल होगा, दूसरे एंगल के इक्वल होगा। तो ये हमने कंडीशन 1 के मुताबिक जो है वो एक इक्वेशन बना ली है। अब वेरिएबल को इकट्ठा करें, y इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो ये हमारी कंडीशन 1 के मुताबिक हमारी एक इक्वेशन जो है वो आ गई है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अभी इस क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने बताया था कि यहाँ पे बेसिकली दो कंडीशन है, तो एक तो क्लियर कट दी हुई है जो इससे मैंने ये इक्वेशन बना ली, लेकिन दूसरी जो है वो वहाँ पे वाज़ेह अंदाज में नहीं लिखी हुई, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जो रिज़ल्ट मैंने अभी डिस्कस किया वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ये दो एक्यूट एंगल का जिक्र किया गया है, तो एक्यूट एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होता है। ये ज्योमेट्री का एक रूल है। तो अब इस कंडीशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लियर कट ये बात महसूस नहीं हो रही, लेकिन चूँकि दो राइट एंगल के अंदर दो एक्यूट एंगल का जिक्र किया गया, तो एक्यूट एंगल के बारे में जो रूल्स है कि सम ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस रूल को सामने रखते हुए, इस रूल को सामने रखते हुए जो है मैंने ये इक्वेशन बना दी कि दोनों का जो सम है राइट जो एक्यूट एंगल उनका किसके होगा, इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री के रूल के मुताबिक हम ये चीज़ जानते हैं, तो उसके मुताबिक हमने ये इक्वेशन बना दी। अब देखें, जो आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ था, तो आपने उससे कंडीशन दोनों से एक एक इक्वेशन जो है हमने बना ली। नो वी हैव द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम जो है वो हासिल हो चुका है, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन जो है वो हासिल हो चुकी हैं। तो अब अगर आप देखें, असल मकसद ये होता है कि जो आपको क्वेश्चन दिए हैं तो आप इसकी इक्वेशंस की फॉर्म में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में इसको अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद अब आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। तो अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के आपने दो मेथड जो है वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इस क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया था। नाउ वी कैन सॉल्व दिस सिस्टम बाय 2 मेथड, यानी अब हम इस काबिल हैं कि इस इक्वेशन को, ये जो सिस्टम दिया है, इसको हम दो मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। तो अभी फ़िलहाल तो आपकी एक्सरसाइज में दोनों मेथड से ही आपको कहा गया है, तो आप दोनों से ही करेंगे, लेकिन जब पेपर में आएगा तो फिर कोई एक मेथड आपसे कहा जाएगा। तो जो मेथड भी आपसे कहा जाए तो उसी से आपने करना है। अगर इन्वर्शन मेथड से कहा जाए तो उससे करेंगे, और अगर क्रैमर रूल से कहा जाए तो उससे करेंगे। तो लाजमी तौर पर उसी को फॉलो करना पड़ेगा जो आपको वहाँ पे कंडीशन दी हुई है। अगर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ यही है कि इसको सॉल्व करें, तो फिर आप किसी मेथड से भी कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चूँकि ये क्रैमर रूल भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी पूरी एक लेक्चर और एक वीडियो मौजूद है, आपने देखी भी होगी, और उसके बाद क्रैमर रूल के बारे में भी एक वीडियो लेक्चर जो है वो दिया हुआ, तो वो भी आपने देखा होगा। तो अब बेसिकली आपको ये प्रोसीजर तो सारा पता है। अब हम टाइम उनकी बचत की वजह से जस्ट मैं इसके
आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ इसको मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से कर लें या क्रैमर रूल से, जिस तरीके से भी आपको पहले मैंने समझाया वो वीडियो अगर देख लें, अगर पहले नहीं देखी तो उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए एक्स की और वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो उम्मीद है कि ये चूँकि दोनों हमने काफ़ी डिटेल से पढ़े हुए हैं, तो जो स्टूडेंट ने मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं तो उनको ये दोनों प्रोसीजर आते होंगे, तो वो लाजमी तौर पर यहाँ पे इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जस्ट मेरा मकसद ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है इसमें आपको सिर्फ एक जो कंडीशन है उसके मुताबिक इक्वेशन बना के देना है, ताकि आपको आइडिया दे सकूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बाकी जब इक्वेशन बन जाती है तो फिर वो प्रोसीजर सारा एक ही है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको क्रैमर रूल या इन्वर्शन मेथड जिससे भी करना है, तो x की वैल्यू 26 निकलेगी और y की वैल्यू जो है वो 64 जो है वो निकलेगी। अब x और y क्या चीज़ है, जो चीज़ ऊपर आपने लेट की हुई है उसके मुताबिक आपने इसका आंसर देना है। लेट द फर्स्ट एक्यूट एंगल, आप लेट की हैंस लिखेंगे, हैंस फर्स्ट एक्यूट एंगल इज इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 26 डिग्री। चूँकि एंगल जो है उसकी मेजरमेंट डिग्री में होती है तो इसलिए डिग्री का यूनिट जो है वो यूज़ करना है। इसी तरह सेकंड एक्यूट एंगल वो क्या हुआ है, y है, तो y की वैल्यू 64 निकली है तो ये 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप x और y जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर आप इसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं कि क्या हमारा ये आंसर ठीक है, तो इसको हम दोनों कंडीशन के मुताबिक चेक भी कर सकते हैं। तो वैसे तो अगर आपने सिर्फ आंसर ही देखना है तो जस्ट ये जो कंडीशन ज़्यादा इजी लगती हो उसमें इसकी वैल्यू पुट कर के देख लें कि x और y इज इक्वल टू 90, तो इन दोनों को अगर सम किया जाए तो ये 90 डिग्री आता है। चूँकि ये एक्यूट एंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों एक्यूट एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होता है। तो इस कंडीशन को हम वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों को प्लस करें तो 90 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब कि एक तो हमें ये जो रूल है उसकी क्लैरिफिकेशन होगी और दूसरा हमारे जो आंसर निकले हैं उसको बारे में कन्फर्म हो गया कि ये ठीक है। अगर कंडीशन 1 को भी आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है कि इसमें उसने क्या कहा था, 1 एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल इज़ 12 मोर, कि एक एंगल जो है वो दूसरे के डबल से भी 12 ज़्यादा है। फ़र्ज़ किया कि एक एंगल ये 64 है, ये किसके इक्वल का, जो दूसरा एंगल है उसका डबल करके उसमें 12 जमा कर दें, तो 26 जो है इसका अगर डबल किया जाए तो ये 52 डिग्री आएगा, और इसमें मज़ीद आपने 12 ऐड कर देना है तो ये 64 हो जाएगा। तो वो दूसरे एंगल के इक्वल हो गया, यानी दूसरा एंगल जो है वो पहले एंगल के डबल से भी 12 ज़्यादा है। तो पहले एक छोटे एंगल का डबल करें, उसमें 12 ऐड कर दें और फिर देखें वो दूसरे एंगल के इक्वल आता है। अगर आता है तो इट मीन कि आपकी कंडीशन 1 जो है वो चेक होगी, आंसर भी चेक हो गया और कंडीशन 1 जो है वो भी चेक होगी। तो अब मैंने आपको दोनों कंडीशन चेक करके दिखा दी हैं। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको क्लैरिफिकेशन के लिए वेरीफाई इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो ये ज्योमेट्री के टर्मिनोलॉजी की वजह से, ज्योमेट्री के रूल्स की वजह से हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी पेश आए, तो वो रूल्स जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इसमें फ़िज़िक्स के जो है कुछ बेसिक रूल जो है वो इसमें यूज़ होने हैं, तो वो अगर क्लियर हैं तो फिर इस क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगी। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो फिर थोड़ा सा इधर मैथ के हवाले से भी आपको आ सकता है। बहरहाल मैं ट्राई करता हूँ कि वो कंसेप्ट जो फिज़िक्स का है वो भी आपको बता दिया जाए ताकि आप इजीली इसको कर सकें। 2 कार्स आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी इसमें 2 कारों का जिक्र किया गया है जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूरी पर वाक़ हैं। यानी दोनों कारें फ़र्ज़ करें एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे, ये 2 कारें जो है मौजूद हैं और इनका दरमियानी जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है, यानी 600 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं इस स्टेज तक। नेक्स्ट, देयर स्पीड डिफ़र बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एक कंडीशन उसे बताई कि उनकी जो स्पीड है वो दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर का जो है वो फ़र्क है। तो स्पीड में जो डिफरेंस दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि दोनों की स्पीड एक जैसी नहीं है। यहाँ से ये बात क्लियर होगी, एक की स्पीड ज़्यादा होगी और दूसरी की कम होगी, और कितनी फ़र्क होगा, 6 किलोमीटर का फ़र्क है 1 घंटे के लिहाज से, यानी एक की स्पीड दूसरे के लिहाज से 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की जो है वो फ़र्क है इसमें। ये हमारी एक नेक्स्ट
जब हम इसकी कंडीशन बनाएंगे तो ये एक कंडीशन हमारी बनेगी क्वेश्चन की। उसके बाद नेक्स्ट दिया एंड देयर, दूसरी कंडीशन अब यहाँ पे बयान की जा रही, एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 hours, यानी तकरीबन 4.5 घंटों में वो कहता है कि वो एक दूसरे की तरफ वो चल रही हैं, यानी दोनों गाड़ियाँ और उनकी डायरेक्शन क्या है, वो इस डायरेक्शन में जो है वो चल रही हैं, यानी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो 123 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद 4.5 घंटे जब वो सफ़र गाड़ी कर लेती, ये भी 4.5 घंटे इधर को चलेगी, ये भी 4.5 घंटे सफ़र इधर को तय करेगी, और उसके बाद 4.5 घंटे बाद उनका जो फासला वो एक दूसरे के दरमियान 123 किलोमीटर का रह जाता है, यानी 123 किलोमीटर का फासला अभी भी बाकी है जब इसको ऑब्ज़र्व किया गया। तो अब हमने देखना है कि 600 में से उसने कितना फासला तय कर लिया यहाँ तक आने तक। फ़र्ज़ करो अब ये जो कार ए है ये मूव करके फ़र्ज़ करो इस पॉइंट पे आ गई है, और ये कार जो है मूव करके फ़र्ज़ करो इस पॉइंट पे आ गई है। इसको हम ए डैश या ए प्राइम और बी प्राइम का नाम दे लेते, यानी अब दोनों गाड़ियाँ जो है वो ए प्राइम और बी प्राइम इस पॉइंट पे वाक़ हैं। अब इनके दरमियानी फासला कितना है, 123 किलोमीटर अभी भी बाकी है, यानी 123 किलोमीटर अभी भी बाकी है। अब इसने कितना फासला तय किया और इसने कितना फासला तय किया, ये डिस्टेंस जो है वो हम क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। टोटल डिस्टेंस इनका होगा जो इन्होंने जो है वो तय कर लिया। तो अब मालूम क्या करना, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, कि हमने दोनों कारों की जो अलग अलग स्पीड है वो फाइंड करनी है। तो बेसिकली इसमें स्पीड और डिस्टेंस और टाइम जो है 3 चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो क्वेश्चन का स्टार्ट लेने से पहले हम फिज़िक्स का आपने ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी डिस्टेंस जो है वो स्पीड और टाइम का जो है वो प्रोडक्ट है। या आपने ये फार्मूला भी पढ़ा होगा v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी, तो इसी से ये ड्राइव किया हुआ है। v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी, अगर t इसको इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो s किसके इक्वल आएगा, v इंटू टी, यानी डिस्टेंस जो है वो इसके इक्वल होता है। तो ये फिजिक्स का जो चैप्टर है 9th क्लास में आपने पढ़ा, तो उसके मुताबिक ये डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो दिया गया है। अब यही रिलेशन जो है वो यहाँ पे यूज़ होना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे हटके, यानी फ़िज़िक्स भी थोड़ी सी इन्वॉल्व है। तो अब चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। थोड़ी सी मैंने डायग्राम बना के आपको बता दी है कि पहले गाड़ियाँ ए और बी पॉइंट पे मौजूद हैं और उनका जो वो एक दूसरे से 6 किलोमीटर दूर जो है वो अभी मौजूद है। जब वो अपना सफ़र का आगाज़ करती हैं तो दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो ये डिस्टेंस भी कुछ तय करेगी और ये डिस्टेंस भी कुछ तय करेगी, और उनके दरमियान जब दोबारा ऑब्ज़र्व किया गया तो 123 किलोमीटर का फासला भी बाकी है, और वो स्पीड इसकी स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं और इसकी स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर, यानी दोनों गाड़ियों की जो स्पीड है ना वो हमने फ़र्ज़ कर ली कि फ़र्स्ट कार जो है इसकी x किलोमीटर पर आवर है और सेकंड की y किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने स्पीड इसकी सपोज कर ली है। अब फर्स्ट कंडीशन जो है वो तो बड़ी इजी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर, कि दोनों की जो स्पीड का डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर है। इसका इट मीन्स x माइनस वाई, यानी एक गाड़ी की स्पीड माइनस दूसरी की स्पीड, तो इज इक्वल टू 6 आएगा। तो ये कंडीशन 1 के मुताबिक हमने एक इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन बना ली है। तो बेसिकली इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपने देखा है कि हमने 2 लीनियर इक्वेशन हमें चाहिए होती हैं, तो वो 2 कंडीशन उसमें बताई होती हैं, तो उसको फॉलो करके हम इक्वेशन बना लेते हैं। एक इक्वेशन हमारी बन गई है। अब दूसरी जो है कंडीशन जो है वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, बहरहाल इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि दूसरी कंडीशन के मुताबिक जो है वो इक्वेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस का जिक्र किया उसने कि कुछ डिस्टेंस जो है वो बाकी है, अभी इतना डिस्टेंस जो है वो अभी भी बाकी है सफ़र के बाद, और इतना जो है वो टाइम उसको सर्व किया दोनों गाड़ियों ने सफ़र करते हुए। तो अब टाइम इसमें दिया हुआ 4 इंटू 1/2, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 9/2, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना है, तो 9/2 जो है इतने घंटे उनका टाइम है जो उन्होंने सफ़र तय किया है। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 9/2 आवर्स, अब यानी 4.5 घंटों में उन्होंने दोनों गाड़ियों ने कितना फासला तय किया। तो टोटल उनकी जो दूरी थी वो 6 किलोमीटर थी,
स्टार्ट में जब वो दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं तो 600 किलोमीटर दूरी पे थे वो दोनों गाड़ियाँ, और जब उन्होंने कुछ सफ़र तय कर लिया तो 123 किलोमीटर फासला अभी बाकी है। तो इसका मतलब कि कुछ इसने फासला तय किया, कुछ इसने फासला तय किया, 123 भी अभी बाकी है। और ये जितना फासला इसने तय किया, जितना फासला इसने तय किया, ये मालूम करने के लिए तो हम क्या करेंगे, इस 600 में से 123 हम माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो 600 में से 123 माइनस किया तो ये 477 किलोमीटर। इसका मतलब ये कि ये वो डिस्टेंस है जो उन्होंने तय कर लिया हुआ 4.5 घंटों में। यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है कि हमें ये डिस्टेंस हमने यूज़ नहीं करना जो अभी बाकी है, हमने वो डिस्टेंस लेना जो उन्होंने तय कर लिया है 4.5 घंटों में। तो 4.5 घंटों में उन्होंने 477 यानी 477 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो तय कर लिया है। अब हम दोनों गाड़ियों की अलग अलग स्पीड जो है वो फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हम इस गाड़ी का भी देखना डिस्टेंस कितना है और इसका भी कितना डिस्टेंस तय किया है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार, तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला भी आपने पढ़ा है कि स्पीड इनटू टाइम, कि स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट कार जो है उसकी स्पीड कितनी लेट की हुई है मैंने, x, यानी इसकी स्पीड x है और इसका टाइम दोनों का सेम है 4.5 घंटे। 4.5 घंटे से मुराद 9/2 आवर्स। तो स्पीड इनटू टाइम, तो ये टाइम मैंने पहले लिख दिया चूँकि वो कांस्टेंट है 9/2, और स्पीड कितनी है x। तो यानी इस तरह हमने करना है, x और 9/2 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम आसानी के लिए जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये 9/2 x आ गया। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट कार है उसका डिस्टेंस निकला है जो उसने तय किया है, इस x ने जो तय किया है यहाँ से यहाँ तक आने में। अब डिस्टेंस कवर्ड बाई सेकंड कार, अब ये जो कार है वाई वाली जिसकी स्पीड है, इसने कितना डिस्टेंस तय किया, तो डिस्टेंस के लिए उसकी स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना हमने, तो उसका डिस्टेंस निकल आएगा। तो इसकी स्पीड वाई है और टाइम कितना 4.5 घंटे। तो 4.5 को हम 9/2 लिख चुके हैं, तो 9/2 इंटू वाई, तो ये क्या हो गया टाइम और ये क्या हो गया स्पीड। तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस निकल आता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस किसका हो गया, फर्स्ट कार का, और ये डिस्टेंस किसका हो गया, सेकंड कार का। अब हम इस कंडीशन को, दोनों गाड़ियों का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना उन्होंने तय किया, 600 में से 123 बाकी। इसका मतलब टोटल जो है उन्होंने 477 जो है, ये पहले हमने निकाला कि 477 किलोमीटर वो ऑलरेडी तय कर चुके हैं। तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो सम आएगा, ये पहली कार का डिस्टेंस है, ये दूसरी कार का डिस्टेंस, अगर इनको सम किया जाए तो इसके इक्वल आना चाहिए। तो वही हमने लिख दिया कि फर्स्ट कार का डिस्टेंस प्लस सेकंड कार का डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड किया है उन्होंने। तो बस ये हमारी इक्वेशन बन गई है। तो असल हमारा टारगेट यही था। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 9/2 इधर भी आ रहा है, 9/2 इधर भी आ रहा है, तो ये 477 जो है ये 9 पे डिवाइड हो सकता है। तो मैंने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई बाई 2/9 ऑन बोथ साइड, यानी पूरी इक्वेशन को 2/9 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये देखें, ये ब्लैक में वही इक्वेशन है जो पहले आई हुई है, और रेड से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जो मैंने स्टेप अभी किया, 2/9 2/9 और 2/9। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। इस तरह 9 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, y आ गया। और इसी तरह इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 53 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप करके देख लें तो ये 53 आएगा हमारे पास। तो अब x + y = 53। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब देखें कि किस तरीके से हमने जो इसकी कंडीशन 1 है उससे एक इक्वेशन बना ली, x - y = 6, और जो दूसरी कंडीशन थी उसके मुताबिक हमने इक्वेशन बना ली x + y = 53। तो बेसिकली इसमें इक्वेशन बनाना ही असल काम है। ऐसे क्वेश्चन में जब इक्वेशन बन जाए तो आगे बड़ा सिंपल है, जो वही प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करेंगे जो स्टार्ट में आपने पढ़ चुके हैं, क्रैमर रूल और इन्वर्शन मेथड। तो अब नो वी हैव द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो इक्वेशन का एक सिस्टम हमारे पास आ चुका है। अब वी कैन सॉल्व इट बाय 2 मेथड्स, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और क्रैमर रूल, यानी आप इसको 2 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो भी आपको डिमांड की गई उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व करेंगे, और ये मेथड आपको ऑलरेडी काफ़ी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। तो अब मैं इसको पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप इन दोनों मेथड के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इनको आप सॉल्व कर लें,
और अगर ऑलरेडी आपने मेरा लेक्चर वो नहीं सुना तो इन दोनों के बारे में एक वीडियो जो है अपलोड की है, उसको आप देख लें और इंशाल्लाह आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने का जो मेथड है वो पता चल जाएगा। तो जब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस मेथड से कैसे करना है, तो आप कोई एक मेथड यूज़ करते हुए इसमें जब वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 56 और y की वैल्यू 50 निकल आएगी। तो आसानी के लिए मैंने आपको आखिरी स्टेप भी कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आप इस सवाल की क्लोजिंग कैसे करनी है आपने। तो हैंस स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ये जो आपने लेट की स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी निकली है 56, चूँकि ये स्पीड है और स्पीड का यूनिट क्या था किलोमीटर पर आवर। इसी तरह स्पीड ऑफ सेकंड कार क्या होगी y किलोमीटर पर आवर, तो y की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमने दोनों जो गाड़ियाँ हैं उनकी स्पीड जो है वो फाइंड कर ली और यही हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो अब ये 1.6 जो है वो हमारी एंड होगी। तो स्टार्ट में हमने इन्वर्शन मेथड और क्रैमर रूल जो है उसको डिस्कस किया था और उसके बाद कुछ 2 से लेकर 6 तक जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो इनकी इक्वेशन बनाने के बाद इनको भी हमने वो पहले की तरह यानी इन्वर्शन मेथड या क्रैमर रूल से सॉल्व करने का तरीका जो पढ़ लिया। तो उम्मीद है कि आप ये जो क्वेश्चन है वो इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस करें। लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।